नमस्कार। तिलक बाल निकेतन शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म हाईटेक तिलक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं दीपक सैनी आज अपनी हिंदी व्याकरण की पहली क्लास जिसको हम बेसिक से, जीरो से या बहुत ही निचले स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। व्याकरण को जानने के लिए पहले हमें उसे इस शब्द को स्पष्ट रूप से समझना बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण जब इस शब्द के टुकड़े करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना है। व्याकरण व्या प्लस करण, व्याकरण व्या प्लस करण दो शब्दों से मिलकर बना है व्याकरण। इसमें से करण तो होगा मूल शब्द, करण होगा मूल शब्द, और व्या के भी यदि टुकड़े करते हैं तो आप देखेंगे कि यण संधि के तहत, यण संधि के अनुसार नियम है, या यण संधि का नियम है कि छोटा ई या बड़ा ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए। छोटा ई या बड़ा ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ये में बदल जाएगा। यण संधि का एक नियम है कि ई और ई के बाद में भिन्न स्वर का मतलब है समान नहीं आना चाहिए। ई और ई के बाद में ई और ई नहीं आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई बदल जाएगा ये में। इसी प्रकार व्या के टुकड़े होते हैं वी प्लस आ। ध्यान दीजिए, वी में छोटा वाला ई जुड़ा हुआ है, सामने आ। ई के बाद में कौन सा स्वर? भिन्न स्वर। यण संधि के अनुसार ई के बाद में आया हुआ है भिन्न स्वर, तो ये ई बदल जाएगा ये में। वापिस से देखिए, व प्लस ये और प्लस आ। इस प्रकार इन तीनों को मिलाने से बना है व्या। ध्यान दीजिए, व्याकरण दो शब्द व्या प्लस करण से मिलकर बना है, जिसमें व्या के भी कितने भाग हो गए हैं? दो भाग, वी प्लस आ। ये वी प्लस आ, ये हो गए उपसर्ग। वी प्लस आ को हम उपसर्ग कहेंगे। वी प्लस आ कैसे बना है वो इधर वापस से देखिए। वी प्लस आ यण संधि के अनुसार व्या हुआ है। व में हम स्वर निकालेंगे तो छोटा ई निकाला और इसके बाद में लगा हुआ है आ। कह रहा है यण संधि का नियम है कि ई के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है। ई का य में बदलाव हो गया, इसको वापस से एक करते हैं। वह य में जुड़ा और साथ में आ की मात्रा लगी तो बन गया व्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं करण मूल शब्द में वी और आ उपसर्ग लगने से कौन से शब्द का? व्याकरण नामक शब्द का निर्माण हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब समझ सकते हैं हम किसी भी शब्द या फिर इकाई को छोटे छोटे खंडों में, भागों में बांटकर विभाजित करके समझना। देखिए, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब हम जानेंगे कि कोई भी शब्द या कोई सी भी इकाई जिसको समझने के लिए हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे,
या छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। जैसे हमने व्याकरण शब्द को अच्छी प्रकार से समझने के लिए पहले तो इसके दो टुकड़े किए, व्या प्लस करण, और व्या को भी फिर हमने दो टुकड़ों में किया, वी और आ। जो ये उपसर्ग है, क्योंकि मूल शब्द के पूर्व में जो शब्द जुड़ते हैं, जो अक्षर जुड़ते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की बहुत छोटी सी परिभाषा है, वे तत्व, वे वर्ण, वे अक्षर, वे शब्द जो मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर नवीनता ला देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं व्याकरण करण शब्द में, व्याकरण करण शब्द में आ, वी और आ उपसर्ग लगने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। आगे देखिए इसकी परिभाषा। परिभाषा देखिए, व्याकरण हिंदी के लिए ही नहीं, जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का क्या होता है, व्याकरण होता है। भाषा को मान्यता तभी मिलती है जब उसका पूरी तरह से शुद्ध रूप में व्याकरण का निर्माण हो चुका होता है। इसी के अनुसार एक परिभाषा बनेगी, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को, जरूरी नहीं है हिंदी हो, कोई सी भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मनी, फ्रेंच, कोई सी भी हो, सबका अपना अपना व्याकरण बना हुआ है। इसलिए किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण ध्यान से देखिए, भाषा का मतलब जरूरी नहीं है हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा का ही व्याकरण होगा। व्याकरण की ये परिभाषा सभी भाषाओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू होती है। क्या लिखा हुआ है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। वापस से देखिए, व्याकरण दो शब्द व्या और करण से मिलकर बना हुआ है, जिसमें करण मूल शब्द है और वी और आ उपसर्ग है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी शब्द, किसी भी इकाई को छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में बांट करके उसे समझाना ही क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। परिभाषा बहुत छोटी सी है, सरल सी है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये व्याका वी और आ कैसे बना, ये यण संधि के तहत बना है। वी और आ, वी में से वह हलंत रह गया, ई की मात्रा निकल गई और सामने आ बचा हुआ है। ई का ये हो गया, क्योंकि यण संधि कहती है ई और ई के बाद में यदि भिन्न स्वर आए तो ई य में बदल जाएगा। वापस से जोड़ते हैं, आधा वह य में जुड़ेगा तो वे होगा और आ की मात्रा लगेगा तो क्या बन जाएगा, व्या बन जाएगा। इस प्रकार शब्द बना है व्या। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? सामान्यतः व्याकरण के 3 भेद होते हैं या 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, या फिर कहीं कहीं इसके साथ में क्या आ जाता है, पद भी आ जाता है, और तीसरा वाक्य। कुछ पुस्तकों में पद को अलग बता दिया जाता है अंग, तो वहां व्याकरण के 4 अंग बता दिए जाते हैं, लेकिन वैसे व्याकरण के शुद्ध तौर पर 3 ही अंग माने गए हैं। पहला वर्ण,
दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। इसको हम विश्लेषण करके समझते हैं। एक छोटा सा एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। ये अपने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक समान रूप से उपयोगी है। ये आज का चार्ट, ये आज का डायग्राम, कि किस प्रकार व्याकरण के अलग अलग अंग हैं, उसको किस प्रकार समझना है, किस प्रकार उपयोग में लेना है। तो अपने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में जो व्याकरण चलती है वो पूरी आपके सामने अभी दर्शाई जा रही है, बताई जा रही है। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। बहुत सरल तरीके से समझाया जा रहा है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। शब्द को समझने से पहले वाक्य का विश्लेषण करते हैं। यदि कोई साधारण तौर पे पूछ ले कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तब तो हमें साधारण तौर पे नॉर्मल बता देना है कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य, जिसे सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। लेकिन ये तो सीधे तौर पर बताने वाला तरीका है, लेकिन शुद्ध रूप से बताया जाए तब वाक्य के भेद बताने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया। कैसे? पहला होगा कर्म के आधार पर या फिर क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य का विभाजन क्रिया के आधार पर किया जाएगा। दूसरा किया जाएगा अर्थ के आधार पर और तीसरा विभाजन किया जाएगा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ध्यान दीजिए। मैंने भी कहा कि कोई नॉर्मली कोई साधारण तौर पे पूछ ले कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, क्योंकि तब विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता था। कि साधारण वाक्य, सरल वाक्य जिसको ही सरल कहते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। लेकिन अब बड़ी क्लासों में 6 से 12 के लिए हमें जानना पड़ेगा कि वाक्य के भेद बताने के लिए उसको 3 भागों में, 3 वर्गों में बांटा गया। पहला क्रिया के आधार पर, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आएंगे। अपनी जो भी अलग क्लास होगी वाक्य वाली, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा अर्थ के आधार पर 8 से 10 प्रकार के वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक। इसी प्रकार रचना के आधार पर जो भी मैंने बताया था, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, वो रचना के आधार पर भेद है। इसी प्रकार शब्द का वर्गीकरण, इसी प्रकार शब्द का वर्गीकरण, शब्दों का भेद जानने के लिए हम इसे 5 विभागों में, 5 वर्गों में बांटेंगे। वही वाली बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि कोई पूछ ले शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो जो हमने बचपन में पढ़ते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। बचपन में पाठ्यक्रम बौद्धिक क्षमता कम होती है, इसलिए उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से बताया जाता है। लेकिन अब बौद्धिक क्षमता पाठ्यक्रम विस्तृत हो गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये शुद्ध नहीं माने जाएंगे। अब इनका वर्गीकरण भी 5 आधारों पर किया गया है। इनका वर्गीकरण भी 5 आधारों पर किया गया है। कैसे कैसे? पहला शब्द का वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। दूसरा वर्गीकरण किया गया है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, इनके बारे में भी 2 मिनट बाद में पढ़ते हैं। पहले इनका
5 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, वो बता देता हूं। पहला अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा संरचना के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, चौथा उत्पत्ति या इतिहास भी कह सकते हैं इसे, इतिहास के आधार पर, और पांचवा है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन के आधार पर। ध्यान दो, व्याकरण के 3 अंग, 3 भेद, 3 प्रकार, कुछ भी कह सकते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। वर्ण के भी हमने 2 भेद कर दिए, स्वर और व्यंजन। बहुत छोटी सी परिभाषा है स्वर की। जिनका उच्चारण है स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार वाक्य का वर्गीकरण भी 3 आधारों पर किया गया है, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए, शब्दों का भेद जानने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, और पांचवा रूप परिवर्तन के आधार पर। हम पहला पढ़ते हैं इतिहास के आधार पर। पहला पढ़ते हैं इतिहास के आधार पर। दो प्रकार के हैं। सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ध्यान दो, अर्थ के आधार पर शब्दों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला तो है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक को भी हमें 3 भागों में बांट सकते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ध्यान दीजिए, शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर करते हैं, या कह सकते हैं अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द होते हैं, सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका हमें कुछ ना कुछ अर्थ आता हो, कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट होता हो, वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता हो। सार्थक शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं और निरर्थक शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो सकते। कह सकते हैं निरर्थक शब्दों का प्रयोग केवल हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, व्याकरण में इनका प्रयोग। छोटा सा उदाहरण से, जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं तो मम्मी पापा कोई भी कह सकते हैं कि मेहमानों के लिए क्या बनाई जाए? चाय वाय बनाई जाए। अब यहां ध्यान दीजिए, इस छोटे से उदाहरण में चाय शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट हो रहा है कि एक पेय पदार्थ है, एक पीने वाला पदार्थ है, इसका अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए ये सार्थक शब्द कहलाएगा। लेकिन इसके साथ जो केवल बोलचाल में, जो केवल बोलचाल में ही प्रयुक्त हो रहा है, वाय, इसका कोई भी अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए ये निरर्थक कहलाएगा।
ध्यान दीजिए, सार्थक और निरर्थक में समझने वाली बहुत छोटी सी बात। निरर्थक शब्दों का प्रयोग केवल हम उच्चारण की दृष्टि से या बोलचाल की दृष्टि से ही करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निरर्थक शब्दों का कोई प्रयोग नहीं होता। जैसे चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो केवल हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका व्याकरण की दृष्टि से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। जिनका अर्थ प्रकट हो रहा है वो सार्थक कहलाएंगे, और जिनका अर्थ प्रकट नहीं हो रहा वो निरर्थक कहलाएंगे। इसलिए निरर्थक के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब निरर्थक का कोई प्रकार, कोई भेद नहीं होता। सार्थक के 3 प्रकार माने गए हैं, या 3 भेद माने गए, या आगे इनको पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। जितने भी मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वन वर्ड, वो सारे सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे। संरचना के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संरचना के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। इनको विस्तार से अलग अलग क्लासों में हम इनका अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। इसी प्रकार उत्पत्ति, उत्पत्ति को इतिहास भी कह सकते हैं। शब्दों का जन्म कैसे हुआ, शब्द पैदा कैसे हुए, शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, उस चीज को जानना, उस चीज को पढ़ना ही इतिहास कहलाता। इसलिए कैसे भी पूछ सकते हैं प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा देशज, तत्सम के बाद तद्भव। पहला तो है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। इसी के साथ हम एक और अध्ययन करते हैं संकर शब्द। देखो, उत्पत्ति के आधार पर यदि पूछा जाए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 4 भेद है, 4 वर्गीकरण है, 4 प्रकार के होते हैं। पहले तत्सम शब्द, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना गया है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को, जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी में प्रचलित हो गए, वे शब्द कहलाएंगे तत्सम शब्द। जो अपना थोड़ा सा रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, वे कहलाएंगे तद्भव शब्द। छोटा सा उदाहरण है, जैसे दुग्ध, दुग्ध तत्सम शब्द है और दुग्ध से बन गया दूध। ऐसे ही सीर, इससे बन गया खीर। ऐसे ही नेत्र, नेत्र से बन गया नयन। ध्यान दीजिए, दुग्ध, सीर, नेत्र, ये संस्कृत के शब्द है। ये इसी रूप में यदि हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं तो ये कहलाएंगे तत्सम शब्द। और ये यदि थोड़ा सा अपना रूप बदल लेते हैं, दुग्ध से दूध हो गया, क्षीर से खीर हो गया, नेत्र से नयन हो गया, तो ये वाले शब्द कहलाएंगे तद्भव। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो तो कहलाएंगे तत्सम, जो अपना थोड़ा सा रूप बदल लें। कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा मेकअप करके आ गए, ड्रेस चेंज करके आ गए, ऐसे शब्द तद्भव की श्रेणी में आ जाएंगे। देशज शब्द, देशज शब्द को स्थानीय शब्द भी कहते हैं।
या फिर हम इन्हें ग्रामीण शब्द भी कह सकते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है कि इन शब्दों का विकास कैसे हुआ है, इन शब्दों का जन्म कैसे हुआ है। ये शब्द अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग गांवों में इनके अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। वहां की स्थानीय जनता, स्थानीय लोग ही इनका प्रयोग ही करती। जैसे अपन राजस्थान से संबंधित बोल लेते हैं, कह सकते हैं साफा। पगड़ी के लिए कौन सा शब्द प्रचलित है देसा जी? साफा शब्द। जैसे जानवर, कौन सा शब्द प्रचलित है? डांडा। ढोर भी कह सकते हैं। ऐसे शब्द जो वहां स्थानीय लोगों द्वारा अपने आसपास के लोगों को समझाने के लिए प्रचलित है, जिनके दूसरे स्थान के लोग उसका ज्यादा अर्थ नहीं जानते, वो कहलाते हैं देशज शब्द। स्थानीय बोली में बोले जाते हैं, ग्रामीण बोली में बोले जाते हैं। डेगची, खाना बनाने का एक पात्र क्या कहलाता है? डेगची कहलाता है। ऐसे ही करची, ऐसे ही ढोकला। इस प्रकार कई अनगिनत शब्द हैं जिनका स्थानीय लोगों द्वारा आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी श्रेणी में? देशज की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इनके उद्भव का, इनकी उत्पत्ति का, इनके विकास का हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार यदि हम जाने, इसी प्रकार यदि हम जाने इसी प्रकार विदेशी शब्द, विदेशी शब्द मतलब भारत में समय समय पर अलग अलग देशों से कई सारे लोग आए हुए हैं। अधिकांश तो आक्रांता है। आक्रांता मतलब यहां आक्रमण किया है और यहां आकर वो बस गए, रहने लग गए, वहां यहां पर शासन है। तो उन लोगों के द्वारा यहां जो भाषा प्रचलित की गई, वो भाषा के शब्द अब धीरे धीरे हिंदी भाषा में प्रचलित होने लग गए। वो शब्द कहलाते हैं विदेशी। जैसे विद्यालय में बोले जाते हैं कि आज फलाने सर नहीं आए, उस विषय के सरे नहीं आए। सर कौन से विषय का? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, जो धीरे धीरे अब हिंदी में प्रचलित हो गया। ऐसे ही कैंची, आलमारी, बेगम, उर्दू भाषा का शब्द मान लीजिए बेगम को, नमाज, कई सारे शब्द हैं। पोस्टमैन, टेबल, ऐसे शब्द जो हिंदी से संबंधित नहीं है, विदेशों से आए हुए शब्द, लेकिन अब उसी भाषा में हिंदी के अंदर प्रयुक्त होने लग गए, इसलिए ये कहलाएंगे विदेशी शब्द। क्योंकि ये हिंदी के नहीं है, ये भारत में जो अलग अलग विदेशी लोग आए हैं, विदेशी शासक आए, उनके द्वारा ये शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। चाय भी आ सकता है, कई सारे अनगिनत शब्द है, ये सब विदेशी भाषाओं के शब्द है, लेकिन हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार जो दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वो शब्द कहलाते हैं संकर। कोई सी भी दो भाषाओं से जब तीसरी भाषा के शब्द का, दो भाषाओं से जब तीसरे शब्द का निर्माण होता है, तो वो कहलाएंगे संकर। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, पंच, हिंदी भाषा का शब्द, प्राचीन समय से चलता आ रहा है कि न्याय करने के लिए पंचों की आवश्यकता होती है। 5 पंच क्या करते हैं? न्याय। पंच हिंदी भाषा का शब्द है, हमने इसके आगे लगा दिया सरपंच, तो अब ये बन गया संकर शब्द, ये बन गया संकर। संकर क्यों? क्योंकि सर तो अंग्रेजी का, सर है अंग्रेजी का और पंच है हिंदी का। दो भाषाओं से निर्मित शब्द संकर शब्द कहलाते। कई सारे शब्द प्रचलित है, रेलगाड़ी, डाकघर, रेलगाड़ी, डाकघर, अखबार,
खाना। इस प्रकार के दो भाषाओं से निर्मित शब्द कहलाते हैं संकर। चारों प्रकार समझ में आ गए होंगे। उत्पत्ति इतिहास के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया। यह प्रश्न ऐसे आ सकता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो जवाब मिलना चाहिए 4 प्रकार के। पहले तत्सम शब्द, जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्द ही अपना थोड़ा सा रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। देशज, अभी बताया था, देशज साफा पगड़ी जो भी है, डेगची ढोकला डांडा ढोर, वो सभी देशज में। इसी प्रकार विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं लेकिन अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए हैं, वो विदेशी कहलाएंगे। और संकर, दो भाषाओं से मिलकर जिन शब्दों का निर्माण होता है वो कहलाएंगे संकर शब्द कहलाएंगे। आगे भाषा का शब्द का वर्गीकरण का तीसरा अंग, ध्यान दीजिए, रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर पूछा जाए तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। विकारी हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 2 से कक्षा 3 से, लेकिन हमें तब तक ये नहीं पता था कि इनको विकारी कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए, विकारी शब्दों को जानने के लिए, विकारी शब्दों को जानने के लिए या ऐसे आ जाए कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा, पूछ ले विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार की। छोटी सी परिभाषा है विकारी की, जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। इसी प्रकार अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी का ही दूसरा नाम अव्यय। प्रश्न बन जाता है अविकारी का अन्य नाम क्या है, अव्यय। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इसी के अंतर्गत हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वो है निपात। हमारा खत्म होने वाला है आज का टॉपिक, ध्यान दीजिए। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। जैसे विकारी की परिभाषा है जिनका रूप नहीं बदले उन्हें विकारी कहते हैं, तो अविकारी का हो जाएगा, विकारी का परिभाषा है जिन शब्दों का क्या बदल जाए, रूप बदल जाए। और अविकारी का मतलब है जिन शब्दों का रूप नहीं बदले। 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। निपात को भी हम इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा पूरा व्याकरण का किस प्रकार कक्षा 6 से 12 तक हम व्याकरण को पढ़ते हैं। इस छोटे से डायग्राम में, इस चार्ट में सारी व्याकरण यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आपको समझा दी गई है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक वर्ण विचार। ठीक है, जय हिंद जय भारत।